हेलो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 24 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जैसे कि अभी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में हो रहे हैं। एंड सो ये हमारे लिए बेटर रहेगा कि अगर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम इजीली एग्ज़ाम्स में आंसर कर पाएंगे उन दिए हुए क्वेश्चंस का। सो आपका आज तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैप्चर्ड इन द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। सो जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या चीज़ होती है उसको हम मेजर करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। द लाइफ साइकिल फेजेस, द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ टास्क, द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट कॉस्ट को। तो इसका अगर इन चारों में से इसका राइट आंसर है द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल रिक्वायर्स द मैक्सिमम टाइम ऑफ कंप्लीटेशन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन। तो ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? तो आंसर होगा एक्सक्यूशन। बिकॉज आप प्लानिंग कर सकते हो, आप कॉन्सेप्ट जब डेवलप कर लोगे, आप एस्टिमेट कर लोगे, लेकिन जब किसी प्लान को हम एक्सिक्यूट करने जाते हैं तब सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। थर्ड क्वेश्चन है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट व्हेन डज प्लानिंग टेक प्लेस। तो इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्लानिंग कब होती है? ऑप्शन ए है बिफोर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट से पहले, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट जब चल रहा हो उसका एग्जीक्यूट हो रहा हो तब होती है, एट द ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है तब होती है, एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के स्टार्ट में होती है, या फिर आफ्टर द प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट के बाद होती है। तो इसका राइट आंसर होगा एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तभी तो हम प्लानिंग करेंगे। In the initial stage of the project, the probability of completing the project is so इनिशियल स्टेज जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0, हाई, लो या मीडियम। यानी कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी कंप्लीशन होने की प्रोबेबिलिटी होती है काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी होती है। विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन। सो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है जो कि ट्रू है? ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कम्युनिकेशन मेथड्स एंड मीडिया। ऑप्शन बी है डिफरेंट स्टेक होल्डर टिपिकली हैव डिफरेंट कम्युनिकेशन नीड्स। इट इज बेस्ट टू हैव ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट यूज्ड फॉर एवरी प्रोजेक्ट। ईमेल इज द ओनली वे टू कम्युनिकेट विथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो अगर ऑप्शन ए को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये है कि अगर कोई जो एक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होता है वही केवल सारी कम्युनिकेशन का मेथड और मीडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं वो अलग अलग कम्युनिकेशन नीड्स होती है। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसमें जो जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं या फिर उसमें जो भी अलग कोई है जिसको बेनिफिट होने वाला है, जैसे गवर्नमेंट हो गई या फिर कोई टेंडर जिसने लिया है, कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है वो हो गया, या फिर अलग अलग स्टेक होल्डर हो गए, जब कंपनी है जिसके इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, तो सभी अपनी कम्युनिकेशन नीड्स के हिसाब से यूज़ करते हैं। ऑप्शन था कि स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट यूज। तो स्टैंडर्ड एक सेट होना चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एवरी प्रोजेक्ट के लिए, या फिर केवल ईमेल होना चाहिए। तो इसके सारे ऑप्शन देख के हमें समझ में आ रहा है कि इसका ऑप्शन होगा बी। द पर्टिकुलर टास्क, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द पर्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस इन CPM इज नोन एज डमी, इवेंट, एक्टिविटी एंड कॉन्ट्रैक्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्टिविटी। द क्रिटिकल पाथ, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द क्रिटिकल पाथ इज ऑप्शन ए इज अ पाथ दैट ऑपरेट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड टू द एंड नोड। ऑप्शन बी इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल पाथ्स। ऑप्शन सी इज द लॉन्गेस्ट पाथ। ऑप्शन डी इज द शॉर्टेस्ट पाथ। सो हमारा राइट आंसर है इज द लॉन्गेस्ट पाथ, द क्रिटिकल पाथ इज। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्री फ्लोट फॉर एनी एक्टिविटीज इज डिफाइंड एट द डिफरेंस बिटवीन। तो जो फ्री फ्लोट होता है उसको किन दो एक्टिविटीज़ के बीच में डिफरेंस में डिफाइन किया जाता है? ऑप्शन ए है इट अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर इट्स
सक्सेसर एक्टिविटी। ऑप्शन बी है इट्स लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ऑप्शन सी है इट्स लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर इट्स सक्सेसर एक्टिविटी। ऑप्शन डी है इट्स अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फॉर इट्स सक्सेसर एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इट्स अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर इट्स सक्सेसर एक्टिविटी। तो इसके लिए आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है द टाइम विथ विच डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट रिड्यूस विद इंक्रीज इन टाइम इज नोन एज क्रैश टाइम, नॉर्मल टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। तो हमारा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि डायरेक्ट कॉस्ट रिड्यूस नहीं होती है, लेकिन अगर टाइम को इंक्रीज किया जाए तो हमारा राइट आंसर होगा इसका नॉर्मल टाइम। द टाइम करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज, तो टाइम जो कि मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के से करस्पॉन्ड करता है वो है ऑप्शन ए क्रैश टाइम, ऑप्शन बी नॉर्मल टाइम, ऑप्शन सी ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ऑप्शन डी बिटवीन नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम। तो राइट आंसर है बिटवीन नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रोजेक्ट क्रैशिंग इज द मेथड फॉर। ऑप्शन ए शॉर्टनिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ वन और मोर क्रिटिकल एक्टिविटीज। ऑप्शन बी एडिंग रिसोर्सेज एट क्रिटिकल पॉइंट्स। ऑप्शन सी डूइंग टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फिनिश्ड वर्क फॉर रिव्यू। ऑप्शन डी एडिंग ड्यूरेशन टू एच। ऑप्शन डी इज एडिंग ड्यूरेशन टू ईच एक्टिविटी। सो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शॉर्टनिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ वन और मोर क्रिटिकल एक्टिविटी। सो प्रोजेक्ट क्रैशिंग में हम ये करते हैं एक या एक से ज़्यादा क्रिटिकल एक्टिविटी का टाइम रिड्यूस करके प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन शॉर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज फीजिबिलिटी स्टडी डिटरमाइन। ऑप्शन ए वेदर द प्रोजेक्ट इज पॉसिबल विथ रिसोर्सेज। ऑप्शन बी कंपेयरिंग द प्रोजेक्ट विथ वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग नॉर्म्स। ऑप्शन सी कैलकुलेट द कॉस्ट क्रैशिंग ईच यूनिट। ऑप्शन डी ऐड यूनिट टू, ऑप्शन डी इज ऐड ड्यूरेशन टू ईच यूनिट। सो फीजिबिलिटी क्या होता है? इट्स ऑप्शन ए वेदर द प्रोजेक्ट इज पॉसिबल विथ रिसोर्सेज। सो फीजिबिलिटी में यही होता है कि अगर एक कोई प्रोजेक्ट है वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसी को हम कहते हैं फीजिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज अ कैश फ्लो टेबल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कैश फ्लो टेबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होती है? ऑप्शन ए टेबल पोर्ट्रेइंग इनफ्लो ऑफ कैश इन अ प्रोजेक्ट, जो कि इनफ्लो बताती है कैश का। ऑप्शन बी अ टेबल पोर्ट्रेइंग आउटगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ए प्रोजेक्ट, जो कि एक टेबल जो कि आउटगोइंग एक्सपेंस एक प्रोजेक्ट का बताती है। ऑप्शन सी इट इज़ अ टूल दैट इज यूज टू स्टडी सच कैश फ्लो बाय ब्रेकिंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज डाउन यूजुअली ऑन अ मंथली बेसिस। तो एक ऐसा टूल है जिसमें कि कैश फ्लो को इनफ्लो एंड आउटफ्लो में अलग अलग करके एक मंथली बेसिस पे अलग कर लिया जाता है। या ऑप्शन डी अ टेबल पोर्ट्रेइंग डेट्स टेकन फॉर अ प्रोजेक्ट, या फिर टेबल है जो कि हमने जो डेट्स लिए हैं उनको बताती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 अ प्रोजेक्ट हैज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 1.3 व्हाट डज इट मीन। तो अगर एक प्रोजेक्ट है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.3 है तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए है कि उसकी एनपीवी है लेस देन 0 है, द पेबैक पीरियड है मोर देन 1 ईयर है, दैट द प्रोजेक्ट रिटर्न ₹130 फॉर एवरी ₹1 इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, या फिर दैट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 130 टाइम्स दैट ऑफ द हर्डल रेट। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यानी कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.3 है तो इसका मतलब है कि हमने प्रोजेक्ट में अगर ₹1 इन्वेस्ट किया है तो 1.3 देगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमें यही बताता है। आपको इसके लिए फार्मूला क्लियर होगा, आप इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ़ देयर इज़ नो इन्फ्लेशन ड्यूरिंग ए पीरियड देन द मनी कैश फ्लो वुड बी इक्वल टू। सो अगर कोई भी इन्फ्लेशन नहीं होता एक पीरियड में तो मनी कैश फ्लो किसके इक्वल होगा? ए प्रेजेंट वैल्यू के, बी रियल कैश फ्लो, सी रियल कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू, डी रियल कैश फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू। सो हमारा ऑप्शन बी रियल कैश फ्लो के इक्वल होगा। ऑप्शन 6 रियल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू। रियल रेट ऑफ रिटर्न किसके इक्वल होती है? नॉमिनल रेट इंटू इन्फ्लेशन रेट, नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाई इन्फ्लेशन रेट, नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट,
नॉमिनल रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट। सो हमारा राइट आंसर है इस पे नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन रेट। क्वेश्चन नंबर 17, द क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्सेस। तो अगर कोई प्रोजेक्ट अगर एक्सेप्ट किया जाएगा तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए? PI 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, या 0 से बड़ा या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इन प्रोजेक्ट क्रैशिंग रेंट एंड ओवरहेड्स आर ट्रीटेड एज। तो इन प्रोजेक्ट में क्रैशिंग रेंट एंड ओवरहेड्स आर किस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं? सिग्निफिकेंट कॉस्ट, इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये सभी आते हैं ऑप्शन डी, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। ये आपके ये क्वेश्चन जैसे दिया गया है, फॉर एन एक्टिविटी इन अ CPM एनालिसिस द अर्ली फिनिश टाइम इज 13 एंड द लेट फिनिश टाइम इज 30, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी इज 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो इसमें आपका अर्ली फिनिश टाइम भी 13 है, लेट फिनिश टाइम भी 13 है, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी इज 6 है। तो द अर्ली स्टार्ट 6 पे होगा, द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी 13 होगा, द स्लैक ऑफ द एक्टिविटी 13 होगा, द एक्टिविटी इज ऑन द क्रिटिकल पाथ, या फिर एक्टिविटी है जो कि हमारे क्रिटिकल पाथ पर है। तो इसका आंसर डी करेक्ट होगा, क्योंकि द एक्टिविटी है द क्रिटिकल पाथ पर है। एंड द क्वेश्चन नंबर 20 है, इंडिपेंडेंट फ्लोट इज द अमाउंट ऑफ टाइम बाई विच। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट है इज द अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द EST ऑफ सब्सिक्वेंट एक्टिविटी। तो रिड्यूस द फ्लोट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज। ऑप्शन सी, कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड बियॉन्ड EFT विदाउट अफेक्टिंग EST, या ऑप्शन डी, कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड बियॉन्ड अर्लीस्ट पॉसिबल फिनिशिंग टाइम। सो ये EFT है, अर्लियर फिनिश टाइम एंड अर्लियर स्टार्ट टाइम। ओके, सो हमारा राइट आंसर होगा इसमें ए, इंडिपेंडेंट फ्लोट इक्वल होता है इसमें स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट, यानी कि एक एक्टिविटी का है उसको हम डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट एक्टिविटी। एंड द क्वेश्चन नंबर 21 इज PERT. So PERT's full form is also project evaluation and review technique. Analysis is based on option A, optimistic time, pessimistic time, most likely time. Option B, pessimistic time, optional time, maximum time. Option C, optimistic time, efficient time, most likely time. Option D, minimax time, optimistic time and harmonic time. So in this question, option A will be right. So PERT is based on optimistic time, pessimistic time and most likely time. The question number 22, risk in project management is defined as option A, an uncertain event that if it occurs has a positive effect on project objective. Option B, an uncertain event that if it occurs has a negative effect on project objective. An uncertain event that if it occurs has a positive or negative effect on project objective, or an event that do not have any effect on project objective. So the right answer will be C. A risk may have a positive effect or may have a negative effect on project objective. It doesn't require that it only will affect our project in a negative way. It also have a positive effect also. Okay. So now question number 23 is, in a PERT project evaluation review technique method expected time is। तो सो ये आपको 4 ऑप्शन में फार्मूला दिया गया कि इसका राइट फार्मूला क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में, सो इसका राइट आंसर है ए, T0 + TP + 4TM/6। सो इसके लिए आप सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इज, रिस्क इवेंट ग्राफ इज हैविंग फॉलोइंग ऑन एक्स एक्सिस। सो रिस्क इवेंट ग्राफ में एक्स एक्सिस पर क्या होता है? गैंट चार्ट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल या स्प्लिटिंग। तो राइट ऑप्शन इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। द क्वेश्चन नंबर 25 इज, विच रिस्क इज कनेक्टेड टू द सर्कमस्टेंसेस आउटसाइड द प्रोजेक्ट दैट मे इन्फ्लुएंस द स्कोप ऑफ वर्क एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
मतलब वो किस टाइप के रिस्क होते हैं जो कि प्रोजेक्ट आउटसाइड की सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड, जो कि प्रोजेक्ट के स्कोप को एंड परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं. सो राइट आंसर इज the right answer is contextual risk. Okay, so it was our video, first part of video. We will upload the second part of video also, and we will upload around 7 to 8 part of videos in and we will try to help you with more than around 100 to 150 questions. Thank you for watching.